ऑल ऑन करियर विल ऐप। तो स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है आपके बैच में, वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के चरण। स्टार्ट तो हम इसको पहले ही कर चुके थे, बट क्योंकि अभी जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, नए ढंग से क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए, तो मैंने सोचा इसको प्रॉपर, जैसे हम बड़े बैचेस में डिस्कशन करते हैं, उसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक स्टेज को, ताकि चीजें दिमाग में टिके। और ऑनलाइन एग्जाम में अगर मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर बने, तो आप डील कर पाए उनको। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, नहीं, निधि कल की क्लास हुई ही नहीं थी, अभी आज है ये जो आपकी क्लास है, थर्सडे फ्राइडे होती है। देखो एक बार, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? बहुत बढ़िया। लवीशा, अंजना, नेहा, डॉली, सुनीता, फारिया, चीजें सही चल रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है देखने में? कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। विमल, विमल, आपका नाम बहुत खराब किया हुआ है इन पान मसाला वाले लोगों ने। जुलाई में तो नहीं लग रहा कि सीटेट होगा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ढंग से समझेंगे। विकास के चरण, स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, अब एक एक स्टेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। विकास के चरण, विकास के चरण। इसलिए अगर सिलेबस स्लो भी चल रहा है तो डोंट वरी, आराम से आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा ना। कल की क्लास नहीं हुई थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो कल कोई भी क्लास नहीं हुई थी, तो सिर्फ आपके बैच की नहीं, कोई भी क्लास नहीं हुई। विवेक, प्रियंका, खुशबू, चलिए 30 आउट ऑफ 30 आपका टारगेट रहना चाहिए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के अंदर, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन की एक एक स्टेज की, तो हम कह सकते हैं कि बाल विकास के ये कुछ चरण हैं। ठीक है पिंटू, आप बिल्कुल लाइव हैं। प्री नेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, ये हमें पता है, 9 माह 10 दिन का आइडियल सिनेरियो है जन्म से पहले, अराउंड 40 to 40 वीक्स। इन्फेंसी 37 वीक या 38 वीक के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो सेफ माना जाएगा। इन्फेंसी होती है जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं, वो है 6 से 12 वर्ष। एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग पूछे तो 10 से 19 वर्ष। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में किसी को भी हो रही हो तो बताओ। अब एक एक स्टेज को फटाफट से समझेंगे। प्री नेटल में मैंने मेन चीजें आपको वैसे बता दी थी, प्रसव पूर्ण अवस्था में के जन्म से पहले, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ, गर्भ में है, कॉन्सेप्शन पीरियड इसको कह देते हैं। प्रसव पूर्ण अवस्था के अभी दुनिया में नहीं आया है, कॉन्सेप्शन पीरियड कह देते हैं इसको, प्रसव पूर्ण अवस्था कह देंगे, गर्भाधान का समय कह देंगे। 40 वीक्स इसका आइडियल टाइम है, यानी 40 हफ्ते, 280 डेज है ना, 280 दिन। या फिर अगर हम कहें 9 मंथ्स 10 डेज। अब ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स दिन है कि 280वें दिन ही बच्चा जन्म लेगा, कुछ दिन इधर उधर हो सकते हैं, बेसिक बात है ये। यहाँ पे आप एक सेल से एक बच्चे की फॉर्म पूरी ले लेते हैं, एक मनुष्य की फॉर्म पूरी ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पीरियड है, विकास यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हमने बाकी क्लासेस में समझा है। वूम्ब टू टूम्ब जाने वाली प्रक्रिया है, यानी गर्भ से कब्र तक। विकास कैसी प्रक्रिया? गर्भ से कब्र तक, यानी आपके जन्म से भी पहले शुरू हो गई। जब से आप एक सेल में कन्वर्ट होकर के माँ के गर्भ में हैं, तब से विकास आपका शुरू हो चुका है और जीवन पर्यंत चलेगा। कोई कह रहा है एडोलेसेंस कराओ, हाँ, क्योंकि बाकी अवस्थाएं जो है एक तरह से मैं करा चुकी हूं, बट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हुए रिवीजन आपका हो जाएगा। देखिएगा एक बार, टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड ही होगा अगर आपको एक नंबर चाहिए, है ना। देखो होने को क्या है, इन्फेंसी को भी कई लोग टॉय एज कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे थियरिस्ट हैं जो ये कहेंगे, या एक दो थियरिस्ट तो हैं जो इन्फेंसी को जन्म से 5 वर्ष तक का समय घोषित कर देते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई इन्फेंसी हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन रीट में भी आया हुआ है, पहले और भी जगह आया हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड टॉय एज 3 से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ठीक है जी, आ जाएंगे फटाफट से, एक एक पॉइंट को समझ लेंगे क्लियरली, है ना, थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन भी करते जाएंगे अवस्था के अनुसार। डेवलपमेंट कहां से शुरू होता है ये बता दीजिए। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, विकास शुरू होता है कहां से? प्री चाइल्डहुड से, जिसको अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हो, 2 से 6 वर्ष का समय यहां से शुरू होगा। द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष का समय यहां से शुरू होगा। या फिर पोस्ट चाइल्डहुड, जिसको लेटर चाइल्डहुड कह सकते हो आप, या एडोलेसेंस भी कह सकते हैं, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था, 12 साल के बाद।
या प्री नेटल स्टेज से? तो हम सबको पता है इसका सही उत्तर प्री नेटल स्टेज होगा। प्री नेटल बोले तो प्रसव पूर्ण अवस्था, जन्म से 9 महीने पहले की अवस्था, जब से आपने कंसीव किया, माँ ने जब से गर्भ धारण हुआ तब से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारे यहाँ तो बहुत सारी किंवदंतियां भी चलती हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अभिमन्यु की शिक्षा, तो वो कहाँ से आ रही है? पेट से हो रही है। मतलब विकास तो शुरू हो गया आपके गर्भ से ही, आप एक सेल बन गए, आपका विकास की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अब आती है सेकंड स्टेज। इन्फेंसी में हमने बात भी की थी कि आपकी 3 स्टेजेस होती हैं जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बैचेस में हम डिस्कस करते भी हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और आपकी फीटल स्टेज, बट महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे सीटेट में कभी पूछा नहीं जाएगा, वो इन्फेंसी का ही हिस्सा है, GEF। अब आते हैं उसका प्रीनेटल का, अब आते हैं इन्फेंसी पे यानी शैशवावस्था पे। शैशवावस्था क्या है भाई? शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। 0 to 2 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जब तक 365 दिन नहीं होंगे पूरा 1 साल काउंट नहीं होगा, इसलिए 0 to 2 years। वैसे जन्म से भी बोल सकते हैं, बर्थ से भी बोल सकते हैं, है ना, बर्थ टू 2 years या 0 to 2 years, ठीक है। अगर हम बात करें रेशमा, तो इन्फेंसी की विशेषताएं वैसे हमने डिस्कस की थी, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। हाँ, नई वाली PDF आपकी आ गई है नोट्स में, बिल्कुल आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड नियोनेट। इस स्टेज में जो बच्चा है वो नवजात कहा जाएगा। नवजात शिशु हम कब कहेंगे? नवजात शिशु कहेंगे हम इन्फेंसी के बच्चे को जिसका अभी ताजा ताजा जन्म हुआ है, जन्म से लगभग 15-20 दिन तक, उसको नवजात ही हम कहते हैं। पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट यानी तीव्र समावेशन या समायोजन का काल है। भाई अब तक वो गर्भ में था, तीव्र समायोजन, गर्भ में था, वहां का माहौल अलग था, एनवायरमेंट अलग था। अब बाहर दुनिया में आ गया तो अचानक से उसकी पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। गर्भ में माहौल अलग था, यहाँ लोग हैं, यहाँ एक एनवायरमेंट अलग है, हीट है, ठंड है, वॉट एवर इट इज। तो अब यहाँ पे उसका जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, बहुत तेजी से होगा। और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ जो है इसी टाइम पीरियड में होती है। अगर बच्चे की या नवजात की हम बात करें तो रेडिकल एडजस्टमेंट यानी तीव्र समायोजन का समय, बहुत तेजी से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, सबको। किसके? बच्चे के, नवजात शिशु के। एवरेज वेट जो है 7 से 8 पाउंड होता है। हम 2.5 से 3, 3.5 किलो तक के बच्चे को हेल्दी मानते हैं, ठीक है। 19 से 20 इंच जन्म के समय एक बच्चे की हाइट होती है, ठीक है जी, हाइट होती है। चाइल्ड स्पेंड्स 80% ऑफ देयर टाइम इन स्लीपिंग। लगभग 80% जो समय है, बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक सोता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो टाइम है वो सोने में गुजरता है। अब बात आती है मेन एक्टिविटीज क्या करता है इस उम्र में। तो मेन एक्टिविटीज वही अपने सेंसेस के थ्रू करेगा। सकिंग यानी चूसना, चाहे वो आपका दुग्ध पान करे, है ना, चाहे माँ अगर फीड करेंगी तो सकिंग या स्वेलोइंग कोई भी चीज होगा उसको निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रीदिंग अगर हम बात करें तो ये मेन एक्टिविटीज हैं, सकिंग, स्वेलोइंग और ब्रीदिंग, सांस लेना, गटकना, चूसना, ये मेन एक्टिविटीज हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको एज अ पर्सन पता होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब पूछ ले। पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट, इसको फॉर्चुनेट ही कहते हैं हिंदी में भी, है ना, फॉर्चुनेट, ठीक है। और दूसरा है नियोनेट यानी नवजात, ठीक है। अगर हम पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट की बात करें तो फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड टाइंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जन्म से तब तक गर्भनाल को नहीं काट दिया जाएगा, उससे पहले का समय। जन्म से गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना जिससे बच्चा जुड़ा हुआ होता है मां से, तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने तक का समय फॉर्चुनेट पीरियड कहलाएगा, फॉर्चुनेट काल कहलाएगा। और गर्भनाल काटने के दूसरे हफ्ते तक यानी 14वें दिन तक नियोनेट कहलाएगा। जो मैंने आपको कहा ही था कि 14-15 दिन तक बच्चा क्या है, नवजात शिशु कहलाएगा। कई जगह पे ये 28 दिन भी हो सकता है, बट जनरली 14 दिन होता है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम कटिंग एंड टाइंग ऑफ अम्बेलिकल कॉर्ड टू एंड ऑफ सेकेंड वीक क्या कहलाएगा, नियोनेट। जब तक अम्बेलिकल कॉर्ड जो गर्भनाल है वो कटेगी नहीं तब तक फॉर्चुनेट काल कहलाएगा। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको एज सच पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? सॉरी, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो मुझे बताओ। हाँ, फॉर्चुनेट स्टेज या फॉर्चुनेट काल तब तक जब से जन्म हो गया, बट जो गर्भनाल है वो नहीं कटी तब तक तो फॉर्चुनेट पीरियड है। जैसे ही गर्भनाल कट गई और दूसरे हफ्ते तक बच्चा जो है वो नियोनेट कहलाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास होगी आज। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि शैशवा अवस्था के बच्चे की
एक्टिविटीज क्या होंगी, जन्म से 2 वर्ष तक मेजर एक्टिविटीज क्या रहती हैं? तो 2 तरह की एक्टिविटीज में विभाजित किया जाता है। एक होती है जनरल एक्टिविटीज यानी सामान्य क्रियाएं या सामान्य गतिविधियां, सामान्य क्रियाएं, और दूसरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? दूसरी एक्टिविटीज होती हैं विशिष्ट यानी स्पेसिफिक एक्टिविटीज, स्पेसिफिक या विशिष्ट क्रियाएं। इतनी बात, कोई समस्या? सामान्य एक्टिविटीज क्या है? दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द होल बॉडी ऑफ चाइल्ड। सामान्य मतलब पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, जबाई भी लेगा, लेटेगा, इधर उधर करेगा, पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है हर चीज में। ठीक है आकाश। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो विशिष्ट क्रियाएं हैं विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाहरी उद्दीपकों से संबंधित हैं। बाहरी उद्दीपक यानी जो बाहर दुनिया में है, बाहरी उद्दीपकों से संबंधित हैं, बाहरी उद्दीपकों से संबंधित हैं, उनको हम स्पेसिफिक कह रहे हैं। जैसे आई बॉल्स, किसी को देख रहा है तो आई बॉल उस तरफ मूव करेगा। फुट मूवमेंट्स, पैरों का मूवमेंट आगे पीछे इधर उधर। ठीक है, बात करेंगे दीप्ति उनसे। सकिंग की अगर हम बात करते हैं तो चूसना, ये भी एक स्पेसिफिक चीज है। ऐसा तो नहीं बिना मतलब ही सकिंग करता रहेगा, कुछ उसके हाथ में जाएगा, मुंह के अंदर जाएगा, तब तो वो सकिंग करेगा ना। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं कि कुछ अगर उसके टच में आएगा, उसके पास आएगा तो वो सकिंग करेगा। कोई टच करेगा फुट को तो मूवमेंट होगा, आई बॉल्स को देखेगा अगर किसी को तो आई बॉल्स मूव करेंगी। तो स्पेसिफिक स्टिमुलस यानी उद्दीपक की प्रेजेंस में, किसी एक एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस में जो एक्टिविटी करेगा वो स्पेसिफिक कहलाएंगी। जिनमें वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करेगा वो जनरल एक्टिविटीज कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अविनाश एक बात बताइए, समझने में कहां समस्या आ रही है मुझे ये बताइए। आपको अभी भी लिखने की पड़ी है ना? अगर हम बात करें तो अगर हमें सिर्फ लिखने की पड़ी होगी तो पेपर में तो दोनों में ऑप्शन आ सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक चीजें तो समझ के आनी चाहिए ना। समझ में अगर हमें आती है बेसिक तो हमें वहां आपने एक शब्द नहीं लिखा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आ गया, इतना भी काफी है। तो वो समझना इंपॉर्टेंट है, जबकि ये आपको नोट्स में लिखा हुआ है। थोड़ी कोशिश आप भी करो, थोड़ा सा लिख लो, एक लाइन जो बोल रही हूँ उसको लिख लो अपनी भाषा में, है ना। इतने छोटे थोड़ी रह गए अब हम लोग कि एक एक शब्द पहले हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? देखो, जनरल एक्टिविटीज, सामान्य गतिविधियां वो हैं जो पूरी बॉडी से कर रहा है बच्चा इन जनरल, इधर उधर लेटना, इधर उधर मुड़ना। स्पेसिफिक एक्टिविटी है किसी एक पर्टिकुलर चीज के प्रति, आई बॉल्स को इधर उधर करे, फुट मूवमेंट्स करे, है ना। और सकिंग यानी चूसना, तो कोई चीज होगी उसी को तो चूसेगा, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई है। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है शिवानी, मैं बात करूंगी इस बारे में। अगर हम बात करें ईवीएस के बारे में, जो भी आप लोग कह रहे हैं, मैं बात करूंगी एक बार टीम से। मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मोटर डेवलपमेंट इन्फेंसी में, यानी कि हाँ, हिंदी में क्वेश्चन आया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक में नहीं आता क्वेश्चन। और कंसिडर किसको किया जाएगा? इंग्लिश को किया जाएगा, अगर हिंदी में गलत है किसी भी वजह से तो। ठीक है, चलें आगे। ये तो मैंने आपको एक्सटर्नली एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, नहीं तो ये वाली बातें मैं उस दिन आपको करा भी चुकी हूं। तो एक्स्ट्रा में अगर सीखने को मिल रहा है तो सीख लो, क्या दिक्कत आ रही है ना। देखिए एक बार, अगर हम बात करें गतिक विकास की तो रिफ्लेक्सेस आर डेवलप्ड, यानी अनैच्छिक क्रियाएं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, जिनपे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे आपकी पलकों का झपकना, आपके दिल का धड़कना, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, नेचुरली होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे अनैच्छिक क्रियाएं जो जन्म के साथ डेवलप होते रहते हैं। मोटर डेवलपमेंट यानी गति में, क्षमता में विकास आएगा, दौड़ना, भागना, कूदना, प्रिसीजन, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीजें आएंगी। रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। रिफ्लेक्सेस क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मोटर डेवलपमेंट के लिए, कि अगर ये रिफ्लेक्सेस नहीं डेवलप होंगे तो बच्चे का गतिक विकास, गति नहीं कर पाएगा वो। रिफ्लेक्सेस एक्ट एज अडेप्टिव मैकेनिज्म्स, ये अडेप्ट कराने में जो भी दुनिया है उसमें मदद करेंगे। जैसे कफिंग, ब्लिंकिंग और यॉनिंग। कफिंग क्या है? ये करना बच्चे का, ब्लिंक आंखों का झपकना, यॉइंग ऐसे जबाई लेते ना, वो करना। ठीक, तो ये सारे मोटर डेवलपमेंट में आते हैं जो इन्फेंसी में होते हैं, कि बच्चा कफ करना शुरू कर देगा, ब्लिंक करना शुरू कर देगा, यॉनिंग शुरू कर देगा, है ना। यॉनिंग की बात आते ही यॉनिंग होने लग गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? पूनम बात करेंगे इस पे भी, हम बात करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिएगा एक बार, नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्सेस, यानी अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी होती हैं, इस पे बात कर लेते हैं। अगर अनैच्छिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, अगर अनैच्छिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं
अनैच्छिक क्रियाओं की अगर हम बात करें, ठीक है जी, अनैच्छिक क्रियाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो मोरो रिफ्लेक्स एक चीज है। मोरो मतलब चाइल्ड रिएक्ट्स टू लाउड नॉइज। अगर 6-7 महीने के बच्चे के अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी, अगर अचानक से कोई लाउड नॉइज होगा, ऐसे कोई करेगा तो उसका ध्यान जाएगा। 6-7 महीने के बच्चे, ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं इसको। चाइल्ड रिएक्ट्स टू लाउड नॉइज, यानी तेज आवाज के प्रति वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। दूसरा रिफ्लेक्स है ग्रैस्प रिफ्लेक्ट। ग्रैस्प क्या है? ग्रैस्प रिफ्लेक्स है आपका ग्रास्प करना, पकड़ना किसी चीज को। तो रिप्लेस्ड बाय वॉलेंट्री ग्रास्पिंग। पहले क्या होता है, ये चीज 3-4 महीने से पहले बच्चे के हाथ में कुछ भी रख दोगे वो ग्रास्प कर लेगा। अब 3-4 महीने के बाद उसकी मर्जी है वो ग्रास्प करना चाहता है कि नहीं चाहता। तो वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक। फिर आता बेबिंस्की। देखिए एक बार इसको पढ़िए, फिर मैं डिस्कस करती हूं। देखिएगा एक बार, लाइव क्लास है बिल्कुल। ये सब आएंगे क्या एग्जाम में? देखो आने को आ सकते हैं, जनरली आते नहीं हैं सीटेट में, लेकिन अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो पहले से कॉम्प्लेक्स हुई हैं चीजें। नहीं तो ये आपकी पेडागोजी स्पेशल या केवीएस वगैरह के बैच में हम पढ़ते थे अब तक। बट अगर आप अभी से पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए। बेबिंस्की की अगर हम बात करें तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स है फुट फिंगर्स मूवमेंट डिसअपियर्स आफ्टर 8 to 12 months। यानी बेबिंस्की होता है बच्चे का पैर है, आपने टच किया, वो ऐसे करेगा अचानक से, ये बेबिंस्की है, ठीक है। तो ये गायब हो जाता है 8 से 12 महीने के बीच। बेसिकली जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बहुत सारे डेवलप होते हैं 0 to 2 years में, और ज्यादातर गायब हो जाते हैं, कुछ ही बच जाते हैं, जैसे आपकी आंखों का पलकों का झपकना या आपके हार्ट बीट, यही सब रह जाते हैं। बेबिंस्की को बेबिंस्की ही कहेंगे, ग्रास्प को ग्रास्प ही कहेंगे, पकड़ना कह लोगे अक्सर, मोरो को मोरो कहेंगे, और रूटिंग रिफ्लेक्स को रूटिंग रिफ्लेक्स ही कहोगे, ठीक है जी। आगे बढ़े। रूटिंग है डिसअपियर्स आफ्टर 3 to 6 months। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है आपने बच्चे को टच किया यहां पे ऐसे, तो वो अचानक से ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ये रूटिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ के सेक्शन में। आगे बढ़े। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, 1 नंबर जाएगा हद से हद। 1 नंबर की भी गारंटी नहीं है कि पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, बट आगे भी पढ़ना ही है कभी ना कभी, तो पढ़ लो यार, क्यों रिस्क लेना है, अभी टाइम है तो इसलिए डिटेल में पढ़ा रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट जैसे उस दिन बताया था उस दिन से बता के भी चल सकता था काम, है ना। ठीक है आसमा, शालिनी, सबके कमेंट पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। ऐश्वर्या देखते हैं भाई। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, यानी शारीरिक विकास कहाँ पे? शैशवावस्था में, जन्म से 2 वर्ष में। जन्म से 2 वर्ष में शारीरिक विकास की बात हो रही है कि फिजिकल डेवलपमेंट किस रेट पे और कैसे होगा। तो मसल एंड नर्वस सिस्टम गेट्स मैच्योर। जो बच्चे की मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है, जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो चाइल्ड ट्राइज टू ग्रेस्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट सिटिंग क्रॉलिंग, यानी कि बच्चों को अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई बॉटल रखी हुई है, तो वो कोशिश करेगा क्रॉल करके घिसट घिसट के उसकी तरफ जाए, उसको पकड़े, ग्रास्प करे। ये है उसका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो रहा है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो कर पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेंसरी एबिलिटीज इन इन्फेंसी। अब सेंसेस से रिलेटेड कौन सी एबिलिटीज उसके अंदर आ जाती है ना। कैन सी कलर्स बट अट्रैक्टेड टू कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न्स। कलर्स को वो देख सकता है, बट जो अलग अलग से पैटर्न होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टिंग, डिफरेंट जिसमें मिक्स है या कॉन्ट्रास्ट है, उस पर उसकी अटेंशन ज्यादा जाएगी। विजन डेवलपमेंट जो है 1 साल की उम्र तक 20/20 हो जाता है, यानी पूरा जो उसका विजन का यानी देखने की जो क्षमता है वो पूरी विकसित हो जाती है। रिस्पॉन्ड कर सकता है, कोई अगर टच करे या पेन फील करे तो रो जाएगा।
स्मेल और टेस्ट उसके अंदर होगा। इमीडिएटली जन्म के जस्ट बाद से ही बच्चा सुनना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है कि सुनने की क्षमता बाद में आएगी। ठीक है, एग्जाम तो आपका बाद में ही होगा। अब आगे तो कोई ये दो चीजें आज मैं क्लास में भी समझा रही थी, कोई कह रहा था एग्जाम नहीं आता, पढ़ाई क्यों करें, हिम्मत टूट रही है। तो पेशेंस प्लस परजर्वेंस चाहिए। अगर आज की डेट में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दृढ़ता मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगातार वो काम करना पड़ेगा जब तक पेपर नहीं आ जाता। तो ये पी स्क्वायर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक, या 2P कह लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और सामूहिक विकास। हिंदी में क्लास क्यों नहीं हो रहा है? देखो, ये जितने भी लोग हिंदी के लिए परेशान हो रहे हैं ना, अगली बार सिर्फ आपको ना बोर्ड पे क्लास दी जाएगी, आप पीपीटी छोड़ दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हर शब्द हिंदी में लिखेंगे अगली बार से, डोंट वरी। नोटिफिकेशन कब आएगा सीटेट का, अभी कुछ भी नहीं पता। देखिए, बहुत बड़े आसमां। सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक सांवेगिक विकास कहां पे? इन्फेंसी में। इन्फेंस जो है वो प्रेफरिंग फैमिलियर स्पेसेस, वो मम्मी और पापा के फेसेस को पहचानने लगेगा, या जो भी उसके आसपास रहते हैं, जन्म से 2 वर्ष में वो पहचानने लगता है ना? ठीक, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम में कर लेंगे अगली बार से, बाइलिंगुअल कर लेंगे, है ना? गुस्सा नहीं यार, कुछ लोग ना समझना नहीं चाहते हैं कुछ चीजें, उनका फोकस समझने को छोड़ के बाकी सारी दुनिया पे है। देखिए, प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस यानी वो फैमिलियर फेसेस को प्रेफर करने लगता है। फैमिलियर फेसेस समझ रहे हैं ना, परिचित चेहरे, उनको पहचानने लगता है, जैसे उनकी मम्मी, उनकी जो भी पापा हो सकते हैं, कोई साथ में और रहे, दादी वगैरह, उनको पहचानने लगेगा। ठीक है, ओह शिवांगी, मैं बात करूंगी, डोंट वरी। हाँ देखो, कुछ हद तक तो कई लोग परेशान भी करते हैं, इसलिए भी फिर टीचर्स थोड़ा सा इरिटेट हो जाते होंगे, मैं समझ पा रही हूँ। रिस्पॉन्ड, क्योंकि मुझे इरिटेट करना उतना इजी है नहीं, बट आप लोग पूरे मजे ले लेते हो। देखो एक बार, अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग एंड गर्लिंग, भाई कूकना, क प च ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकालना शुरू करेगा पेरेंट्स की प्रेजेंस में, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना शुरू करेगा। ठीक है अमित। फिर है अटैचमेंट टू मदर, माँ के साथ जो है वो अटैचमेंट, एक क्लास में मैनेज कर लो यार, आगे से आपको बाइलिंगुअली दे देंगे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ मैथ्स क्लास में भी हिंदी चाहिए इनको, दीप्ति कह रही है, हर क्लास में यही बात कहते हैं। हमारा जब तक ध्यान प्रॉब्लम पे होगा ना, तो हम सॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे। देखिए एक बार, जबकि अब आप अगर कल को प्राइमरी के भी टीचर बन रहे हैं, बड़ी क्लास में जा रहे हैं, तब तो हो ही गई बात, आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए एज अ टीचर, एटलीस्ट पढ़ के समझ लो, बोल नहीं पा रहे तो। ठीक, अगर हम बात करें अटैचमेंट टू मदर, यानी माँ के प्रति जो है वो एक अटैचमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा ज्यादातर टाइम स्पेंड करेगा। इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर्स, जो भी उसका ध्यान रख रहे हैं उनके प्रति और इन्फेंट होता है बच्चा, दोनों के बीच में एक क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, इमोशनल बॉन्ड बन जाएगा। सेपरेशन एंजाइटी, इस वर्ड को ऐसे याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। सेपरेशन एंजाइटी होता है कि एक दादी एक बच्चे को उसकी माँ से ले लेते हैं गोदी में, तो बच्चा रोने लग जाता है, तो ये सेपरेशन एंजाइटी है, वो माँ से अलग नहीं होना चाहता, इसको सेपरेशन एंजाइटी बोलते हैं। शोज जेस्चर्स, वो अलग अलग हाव भाव दिखाएगा, जैसे हगिंग, तो ऐसे वो हग कर रहा है, मन कर रहा है उसको किसी के पास जाने का, तो वो गोद में चला जाएगा किसी के। ठीक है जी, स्माइलिंग, मुस्कुराएगा किसी को देख के। तो ये क्या है? ये बेसिक चीजें जो जन्म से 2 वर्ष में बच्चे के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मम्मी को देख के मुस्कुराना, है ना, हगिंग है तो कोई अगर उसके फेवरेट व्यक्ति है कोई, तो उसके पास जाने के लिए एकदम गोद से, अगर किसी की गोदी में है मान लो, तो उधर जाने की कोशिश करेगा, जाना चाहेगा। हाँ ओके ईशा, चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे, 2 से 6 वर्ष पे। बेसिकली ये जो मेन चीजें थी ना, अब जिनको इंग्लिश में समस्या हो रही है, ये यहां तक की बात मैं लास्ट क्लास में भी समझाई थी, बट बहुत कम शब्दों में समझाई थी आपको। तो जिनको वहां समझ में आ गई थी उतना याद रख लो, जिनको एक्स्ट्रा में याद रखना है वो आज याद रख लो। मुझे लगा कि एक्स्ट्रा चीज भी बता देनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, कल को आ जाए कोई चीज तो सही हो जाएगा और टाइम है आपके पास। नहीं तो जितना मैंने लास्ट क्लास में बताया था उतना ही बताने की जरूरत होती है सीटेट में। समझ पा रहे हो बात को? तो जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है यहाँ, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। आते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या है भाई हमारा? अर्ली चाइल्डहुड है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष।
2 से 6 वर्ष। इसको प्री स्कूल पीरियड कहते हैं या प्ले वे कहते हैं, प्ले एज कहते हैं, क्योंकि अभी बच्चा खेलना शुरू करेगा। प्ले एज में आप देखते हैं कि आपका प्ले वे में आप छोड़ के आ जाते हैं बच्चे को 3 साल की उम्र के आसपास। आजकल सभी माँ बाप प्ले वे में छोड़ के ही आते हैं। ठीक है जी शंकर। अगर हम बात करते हैं प्री गैंग एज की, तो पूर्व ग्रो अवस्था या फिर पूर्व समूह अवस्था कहेंगे, है ना। मतलब क्या है प्री गैंग एज? अभी गैंग मतलब ग्रुप्स में रहना शुरू नहीं किया। अगर आप उसको प्ले वे में छोड़ के भी आ रहे हो तो बहुत ज्यादा ग्रुप में नहीं खेलता, वो किसी एक आध बच्चे से बात कर लेगा, है ना, टेम्परेरीली। टॉय एज जिसको हम कह रहे हैं खिलौना आयु, ठीक है जी, खिलौना आयु। फिर आता है आपका टेम्परेरी फ्रेंडशिप, यानी अस्थाई दोस्ती, अस्थाई दोस्ती। ठीक है पूनम, कि मतलब अभी मान लीजिए कहीं आप गए थे खाना खाने रेस्टोरेंट में, आपके बच्चे को एक और बच्चा मिल गया, दोनों देख के मुस्कुराए एक दूसरे को, थोड़ी देर खेले, हाथ पकड़ा, ये हुआ, 2 मिनट बाद आप ले गए बच्चे को, वो उसको भूल गया, वो उसको भूल गया। तो टेम्परेरी फ्रेंडशिप है ये 2 से 6 वर्ष में। मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मोस्ट सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट या क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, या फिर मैं कहूं फास्टेस्ट, यानी भाषा का सबसे तेजी से विकास इसी उम्र में होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर फ्रॉम सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव, यानी सामाजिक, यानी 4 लोगों में मिलेगा इमोशनली, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे का सभी प्रकार का विकास यहां तेजी से ही होता है। इवन रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स लर्न, है ना, LETSLEARN। ये जो लर्न है ये कैपिटल में है ना। हम कुछ 2.87 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं वहां पर, जिन लोगों को नहीं पता। देखिए सेल्फ सेंटर्ड की अगर हम बात करें, बच्चा स्वयं केंद्रित है, दूसरे पे उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। अगर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, पैरेलल प्ले बोलते हैं इसको, या मेक बिलीव प्ले भी बोल देते हैं, तो वो क्या है बेसिकली अपने खिलौनों से खेल रहा है, दूसरा बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा है, थोड़ा सा उसे देखेगा, फिर से अपने खिलौनों से खेलना शुरू कर देगा। सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे ही फोकस है, स्वयं केंद्रित कहते हैं, आत्म केंद्रित भी कह देते हैं कई लोग इसको, है ना। स्वयं केंद्रित यानी खुद पे ही ध्यान है, दूसरों से ज्यादा फर्क उसको पड़ता नहीं है। जैसा वो फील करता है उसको लगता है सबकी फेवरेट चॉकलेट वही है जो उसकी फेवरेट चॉकलेट है। सबका फेवरेट जो कार्टून है, जो उसका फेवरेट कार्टून है वही सबका फेवरेट है। सिंगल सिलेबल वर्ड तो जन्म से 1 वर्ष में ही बोलने लग जाएगा, 6 महीने में, जो बैबलिंग कहते हैं जिसको, वो तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के चैप्टर में अलग से आएगा। एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग, यानी लॉजिक नहीं है यहाँ, अतार्किक चिंतन का समय है, अतार्किक चिंतन का समय है। ये हम प्याजे में भी बात करेंगे चिंतन की, तो अतार्किक चिंतन का काल। ठीक है। बिलीव्स इन इमानेंट जस्टिस, इमानेंट जस्टिस होता है सर्वव्यापी न्याय, कि अच्छा तुमने झूठ बोला, अब देखना भगवान पाप देंगे। सर्वव्यापी न्याय, कि कोई ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है आसमान में और वो सबको न्याय दे देती है ना, तो ये इमानेंट जस्टिस होता है। ठीक है, कि आपने चोरी की थी इसलिए आपको चोट लग गई, है ना, आप बीमार हो गए क्योंकि भगवान ने पाप दे दिया, तो ये इमानेंट जस्टिस है। क्यूरियोसिटी की हिंदी होती है जिज्ञासा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ LSRW, जो बेसिक 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आप इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ेंगे, ये हम जब लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब भी करेंगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसकी बेसिक समझ 6 वर्ष की उम्र तक आने लगती है। पेन पकड़ के कुछ कुछ लिखने लग जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाएगा, ए से एप्पल और अ से अनार। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है, हर चीज को देख के जिज्ञासु है वो, क्वेश्चंस पूछेगा आपसे बहुत सारे कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना, क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चनिंग। लर्निंग बाय इमिटेशन यानी अनुकरण करता है, नकलची बंदर है, जिसको देखेगा वैसे ही चीजें करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ में आती हैं, बस इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो दिमाग में टिक जाएंगी चीजें। देखो कई जगह पे आपको 3 से 6 वर्ष मिलेगा, कई जगह पे आपको 2 से 6 वर्ष मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन में जैसा गिवन हो आप वैसा आंसर कर देंगे, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है जी। अब इसका जो रीजन है वो सीटेट के बाद जो बैच में आप आएंगे उसमें बताया जाएगा कि कितने तरह की स्टेजेस हैं, कौन कौन क्या क्या बताता है। एक बार ये क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। CDP क्वीन हिमांशु मैम, ये आपका चैनल नहीं है अनुपमा, ये सब फैन चैनल्स बने हुए हैं, मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ 2 चैनल है ओरिजिनल, एक लेट्स लर्न, एक हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह जिसपे 5 लाख कुछ सब्सक्राइबर है, 5 लाख 22, 23, 24 हजार, उस पर टिक लगा हुआ है, एक वेरीफाइड चैनल है, दूसरा लेट्स लर्न है जिसपे कुछ
2.8 मिलियन है, उस पर भी टिक लगा हुआ है, यानी वेरीफाइड चैनल्स हैं दोनों ही। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब फैन चैनल्स हैं। सर्टिफिकेट पता नहीं है इस बार इतना लेट क्यों कर दिया उन्होंने। क्या सर्च करना पड़ेगा? हिमांशु सिंह लाइव क्लास सर्च कर लेना कुंदन, या फिर लेट्स लर्न डाल देना तो आ जाएगा यूट्यूब पे। देखिए लेट्स लर्न की फी लगती है क्या? नहीं, फ्री है, यूट्यूब पे एकदम फ्री पढ़ाते हैं, 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें विच स्टेज इज नोन एज, कौन सी स्टेज को टॉय एज के रूप में जाना जाता है? खिलौना अवस्था, प्री चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, पोस्ट चाइल्डहुड या प्री नेटल? बताइए। पोस्ट चाइल्डहुड हो गया चाइल्डहुड के बाद, मतलब एडोलेसेंस। स्टेज ऑफ इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष। प्री नेटल गर्भावस्था का समय। सही उत्तर क्या होगा इसका? प्री चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड से पहले, पूर्व या अर्ली चाइल्डहुड भी इसको कह सकते हैं। ये क्या है? टॉय एज है, खिलौना आयु है। 1 नंबर अगर आपको लेना है तो बिना किसी बहस के यही उत्तर हमें लगाना पड़ेगा। इसमें कई लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन इसका, मैंने भी इसको काफी टाइम दिया, देखा एग्जाम्स में, प्री चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड ही आएगा अगर आपको 1 नंबर लेना है तो। आगे बढ़ेंगे। देखो पेडागोजी ऐसी चीजें, यहाँ मैथ्स नहीं है, 2+2 4 होंगे हमेशा जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति ने कुछ कहा होगा सेम स्टेज के लिए, दूसरे व्यक्ति ने कुछ और कहा होगा, दोनों सही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, विच इज लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष का समय है ये। आपको पता है 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में पहुंचाएंगे, दैट मीन्स स्कूल एज है ये। अब से पहले प्ले वे में तो जाता था, बट वो प्री स्कूल एज थी, स्कूल एज नहीं कहते उसको, ठीक है। तो एलिमेंट्री स्कूल एज है। अब यहाँ पे वो प्रॉपर स्कूल जाना शुरू करेगा, पहली कक्षा में बैठेगा, इसलिए स्कूल एज कहेंगे। उसको प्ले एज कहते थे क्योंकि प्ले वे में जाएगा बच्चा वहां। अब बात आती है गैंग एज की, यानी समूह अवस्था। गैंग में रहना, समूह में रहना, ग्रुप्स में रहना शुरू करेगा, है ना। 2-2 3-3 के ग्रुप बन गए हैं या जितने भी, अब ग्रुप्स में रहना वो शुरू करेगा। गैंग एज कहते हैं इसको, बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ग्रुप एज या गैंग एज। तो हम कहेंगे लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। सूडो मेच्योरिटी का काल, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सूडो मेच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता। उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, अब तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मिथ्या परिपक्वता, कि अभी परिपक्वता आई नहीं, बट उसको ऐसा लगता है कि परिपक्वता आ चुकी है, वो बहुत मैच्योर है। यूनिक टाइम, यूनिक टाइम मतलब अनोखा काल। अनोखा काल क्यों? क्योंकि खेलेगा कूदेगा, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स यहां से बननी शुरू हो जाती हैं। ट्रबल सम एज, थोड़ा सा कई बार परेशानी भी क्रिएट करेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच स्टेज इज नोन एज गैंग एज? कौन सी एक अवस्था गैंग एज कहलाती है? फटाफट से बताइए, गैंग एज किस अवस्था को हम कहेंगे? प्री गैंग एज, गैंग एज से पहले का समय। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। गैंग एज का समय 6 से 12 वर्ष। पेडागोजी होगा क्यों नहीं होगा भाई? कई लोग तो इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि मतलब उनको पूरा सिलेबस पढ़ना ही नहीं है, सारे चैप्टर्स अभी देखे नहीं है उन्होंने, 3-4-5 क्लास हुई हैं, उससे पहले परेशान है कि ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये कब होगा? भाई आपसे कह दिया 30 में से 13 मार्क्स आपके आ जाएंगे, सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो और प्रीवियस ईयर कर लेना, दैट्स इट। ओके शंकर, समझ पा रहे हो ना बात को? तो जरूरी है कि हम थोड़ा सा विश्वास करें, जहां भी हम पढ़ रहे हैं पहले पढ़ें तो सही शांति से, फिर तो हम आगे का सोचें। अभी से अभी अगर हम पहले से परेशान होना शुरू कर देंगे, पहले सिलेबस तो खत्म कर लो, जितना टीचर कराए उतना तो कर लो भाई, दुखी क्यों हो रहे हो? बताइए। राइट रोशन, बिल्कुल सौरभ, धन्यवाद। अच्छा दीप्ति, राइट जया। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, 5,18,000 लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा।
हाँ कराऊंगी वंदना, वहां तो मैं सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी कराऊंगी पेपर 1 के लिए तो एटलीस्ट। चलिए बहुत बढ़िया प्रियंका, आ जाइए। एग्जैक्टली संगीता, हाँ बहुत बढ़िया शिवानी, चलिए आइए फटाफट से समझिएगा। हाँ भर सकते हो राखी। देखिए अगर हम बात करें गैंग एज की तो उत्तर बाल्यावस्था इसका सही उत्तर है। गैंग एज या समूहावस्था, तो ये प्री चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा, इन्फेंसी नहीं हो सकता, प्री नेटल होता है गर्भ, वो भी नहीं है, लेट चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, स्कूल जाना शुरू करेगा और ग्रुप्स में रहना शुरू करेगा। उत्तर बाल्यावस्था इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन आते हैं कई बार तो। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। एज कितनी है किशोरावस्था की? 12 से 18 वर्ष। अगर हम बात करें एज पर WHO नॉर्मल केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 12 से 18 वर्ष। अगर एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, एडोलेसेंस किशोरावस्था, किशोरावस्था की अगर हम बात कर रहे हैं 12 से 18 वर्ष की, तो हम कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड है। लेकिन अगर पूछे एज पर WHO, भाई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थियोरिस्ट ने अलग अलग एज दी है, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद रखनी होती है, सारी याद नहीं रखनी होती। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या है? 10 से 19 वर्ष का पूरा टाइम पीरियड किशोरावस्था में यानी एडोलेसेंस में आता है। इतनी बात हम याद रख सकते हैं या हमें कोई दर्द परेशानी समस्या कुछ है इस बात को समझने? बताओ एक बार फटाफट से बताओ। अगर इस बात को समझने में कोई समस्या है तो सॉल्यूशन निकालेंगे। 12 से 19 नहीं, 10 से 19। लेटर चाइल्डहुड को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आलोक रंजन नवादा बिहार से, बहुत बढ़िया जी। अमनदीप क्या कह रहे हो भाई? नहीं है कोई समस्या। चिल्ला चिल्ला के घर पे बताया कि आज हिमांशु मैम की क्लास है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो। ओहो हो, बहुत बढ़िया। और आज यहाँ ही आप लोगों ने इतना डिस्टर्बेंस किया हुआ है कि खतरनाक खतरनाक कमेंट्स हैं। पढ़ने के अलावा सारी बातों पे ध्यान है कई लोगों का। जो ही कह रहे हैं कहाँ सुनते हो आप? अच्छा देखो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष लैटिन वर्ड से आया है। एक लैटिन वर्ड है, ये इंग्लिश का शब्द है ना, लैटिन वर्ड है एडोलेसियर, वर्ड है एडोलेसियर। अब हिंदी वाले भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, उनके लिए अलग से नहीं बनेगा एडोलेशियर। अब एडोलेशियर जो है उसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी अभी परिपक्व नहीं है बट परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। देख पा रहे हो क्या? हाँ, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। स्टैनली हॉल एक व्यक्ति हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी बुक का नाम भी है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इनकी जो ये अवस्था है, इनकी बुक का नाम भी है, स्टैनली हॉल के द्वारा दी हुई बुक है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। इन्होंने कहा एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। जो एडोलेसेंस है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है स्टैनली हॉल के अनुसार। तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तनाव एवं तूफान की अवस्था क्यों है? क्योंकि जब आप देखते हैं 12 से 18 वर्ष में ना बच्चों को लगता है मैं ही मैं हूं, बाकी दुनिया तो इधर उधर ही है ना, हूं तो मैं ही बस। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं बाकी लोगों की तो ये कहते हैं स्टैनली हॉल एडोलेसेंस को लेकर के तनाव यानी स्ट्रेस और स्टॉर्म तूफान, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उसमें हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। प्यूबर्टी इसी टाइम पे आती है जब वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो लड़कों की बात करें लड़कियों की बात करें, तो बहुत सारे हार्मोनल फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। और इसी वजह से बच्चा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है एट टाइम्स बहुत खुश, एट टाइम्स बहुत दुखी भी हो सकता है ना। और इसी को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्यूबर्टी की, प्यूबर्टी इसी स्टेज में आएगी। अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो उसको 12 से 16 वर्ष में बांटा गया है, और लेटर एडोलेसेंस की बात करें तो 16 से 18 वर्ष। ठीक, इसमें भी दो अवस्थाएं बांट दी गई हैं। एक चीज है फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी बदले की भावना, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। ये कब आएगी? ये आएगी आपकी
अर्ली एडोलेसेंस में, या फिर अगर दोनों का ऑप्शन ना हो तो आप सिंपल लिखेंगे एडोलेसेंस में। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना कहते हैं जिसको हम, अभी मैं फिर से समझा दूंगी बोर्ड पे लिख के, डोंट वरी, ठीक है। तो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। प्यूबर्टी में बेसिकली आप सेक्सुअली एक्टिव बन जाते हैं, ये कह सकते हैं, और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं कि आप नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। जैसे लड़कियों में जो है वो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, या फिर लड़कों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज भारी हो जाती है ना, ये सारी चीजें होंगी। अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो हीरो वर्शिप टेंडेंसी, वीर पूजा जिसको हम कहते हैं, भाई अगर उन्होंने कोई मूवी देख ली किसी एक एक्टर की तो उसके लिए लड़ाई भी कर देंगे कि मेरे फेवरेट एक्टर के लिए ऐसे कैसे कह दिया, है ना। वीर पूजा का काल है ये, कि सलमान खान देख लिया तो उसी तरह तेरे नाम का ही एक स्टाइल बनवा लिया, वीर पूजा का काल। फिर बाद में बहुत ज्यादा थोड़ी फर्क पड़ता है, तो कि सलमान खान को देखा तेरे नाम में बीच की मांग निकाली हुई है, वैसा ही हेयर स्टाइल करा लिया। धोनी को देखा वैसा ही हेयर स्टाइल करा लिया, वैसे ही चलना शुरू कर दिया, वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर दिया। देखा कि अच्छा वो ये वाला ऐड करते हैं, चाहे जहर है, वो भी खरीदना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये क्या है, हीरो वर्शिप का काल है। ये बार बार रिवाइज करने से याद रहेगा सौरभ, दिमाग में छप जाएगा। समझ गए बात के नहीं अभिनव? होगी अमनदीप, जल्दी होगी, अभी एक बार एग्जाम का फॉर्म वॉर्म तो आने दो। अगर हम बात करते हैं इमोशनली चेंजेस बहुत सारे होते हैं, सांवेगिक परिवर्तन बहुत सारे होते हैं। परिवर्तन का काल है बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, कि कोई कह रहा है भाई अब तुम बड़े हो गए हो, कोई कह रहा है अभी बड़े नहीं हो, बच्चे हो, इतने भी बड़े नहीं हो। तो बच्चे को लगता है कि यार मैं हूं कौन, आखिर मैं बड़ा हूं, बच्चा हूं, छोटा हूं, कौन हूं। तो वो किशोरी या किशोर है, ना तो वो बच्चा है, ना तो चाइल्डहुड में है, ना अडल्टहुड में है, अभी वो एडोलेसेंस में, बीच में कहीं है। थ्रेशहोल्ड ऑफ अडल्टहुड या थ्रेशहोल्ड टू अडल्टहुड, थ्रेशहोल्ड कहते हैं चौखट को, है ना, दहलीज। ठीक, दहलीज पे क्या, कौन सा गाना है वो, तेरी हमदम रखे, मेरी हमदम रखे हैं तूने कदम, कुछ 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 तो है। दहलीज बेसिकली चौखट को बोलते हैं, दरवाजे को बोलते हैं। ब्रिज पीरियड भी इसको कहा जाता है। अब समझते हैं ब्रिज और थ्रेशहोल्ड क्यों कहा जाता है, इन दोनों बातों को समझेंगे। ठीक है जी, ब्रिज और थ्रेशहोल्ड क्यों कह रहे हैं, उसके बाद की कहानी बाद में जाएंगे। टफ लग रही है आज की क्लास, थोड़ा कुछ चीजें नई देखने को मिल रही होंगी। देखो, एडोलेसेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये क्या है, ब्रिज पीरियड है, थ्रेशहोल्ड है, थ्रेशहोल्ड पीरियड है, थ्रेशहोल्ड पीरियड टू अडल्टहुड, पीरियड टू अडल्टहुड। ये तो मैं पेपर से पहले इतनी बार रिवाइज हो जाएगा, यूट्यूब पे भी कराऊंगी, डोंट वरी। जब पेपर आने वाला होगा इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते हैं, आप अभी पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ भी ऐसा ही लगता है। ठीक, ये इसको ब्रिज पीरियड भी कह देते हैं। ब्रिज का मतलब क्या है, पीरियड तो नहीं, बस ब्रिज कह लेंगे इसको, कि ये पुल के जैसा है एक, किसके लिए, पुल से क्या है, एक तरफ से चढ़ते हैं दूसरी तरफ निकल जाते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं थ्रेशहोल्ड की, चौखट की, तो ये चौखट क्यों है या ये दहलीज क्यों है, उसको समझते हैं पहले, फिर ब्रिज अपने आप समझ में आ जाएगा। उसका रीजन है, एक तरफ है चाइल्डहुड, भाई जब आप 6 से 12 वर्ष तक किस में है, चाइल्डहुड में है, या मैं कहूं 2 से 12 वर्ष तक चाइल्डहुड में है, जिसमें अर्ली और लेटर दोनों आ गए, है ना। चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष तक आप कहां थे, चाइल्डहुड में थे, जिसमें अर्ली और लेटर दोनों आ गए। ठीक है जी, इसके बाद आप कहां जाएंगे, अडल्टहुड, यानी आप वयस्क बन जाएंगे। 18 साल के बाद आप वयस्क बन जाते हैं, आपका अगर हम कहें आप वोट देने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, अडल्टहुड यानी वयस्क का अवस्था। ठीक है बात, वयस्क बन गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बीच में क्या है, बीच में है आपका अडोलेसेंस, अडोलेसेंस किशोरावस्था है बीच में, दैट मीन्स किशोरावस्था बीच में, किशोरावस्था बीच में है, दैट मीन्स ये ब्रिज का काम कर रही है, जिस पे चढ़ के आप कहां पहुंच पा रहे हैं, आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में पहुंच पा रहे हैं। बीच में ब्रिज या गैप क्या है, वो है आपकी किशोरावस्था, इसलिए इसको ब्रिज पीरियड कहेंगे। ठीक है जी, अभी तो जुलाई में एग्जाम होता नहीं नजर आ रहा। दूसरा नाम थ्रेशहोल्ड क्यों है, ये चौखट क्यों है, क्योंकि आप इससे अंदर जाएंगे चाइल्डहुड से, एडोलेसेंस से चाइल्डहुड, और इसके बीच की एक चौखट है कि आप अडल्टहुड से, अडल्टहुड के लिए थ्रेशहोल्ड है ये, कि जब आपको अडल्टहुड में जाना है तो होके किससे गुजरोगे, एडोलेसेंस से। तो ये क्या बन गई, ये बन गया थ्रेशहोल्ड।
ये चौखट बन गई। अडल्टहुड में जाने के लिए इस दरवाजे से आपको जाना पड़ेगा, जो कि है कौन? एडोलेसेंस। तो थ्रेशोल्ड बन गई, चौखट बन गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो ये पुल भी है, ब्रिज पीरियड भी है, ये थ्रेशोल्ड पीरियड भी है, चौखट भी है ना? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? कैसा नोटिफिकेशन नैन्सी? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यूट्यूब पे क्लास वही MD 9:30 होगी। क्लियर है? ठीक है। हाँ, कोई कह रहा है लव पीरियड। अच्छा, हाँ, एक्टिव मेंबर इसमें होता है बच्चा, एक्टिव मेंबर होता है इसमें। भूपेश कह रहे हैं कि मेरा नाम लिया करो। अच्छा जी, तो ये बात समझ गए हम। चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाने के लिए, बाल्यावस्था से वयस्कावस्था में जाने के लिए ब्रिज या पुल का काम करेगा एडोलेसेंस, और अडल्टहुड में जाने के लिए चौखट का काम करेगा एडोलेसेंस। किससे होके गुजरना है, तब अडल्टहुड में हम जाएंगे। अडल्टहुड तो आपका 18-20 साल के बाद जिंदगी भर चलेगा, एक तरह से 18 से 60 वर्ष तक चलेगा, फिर आपका बुढ़ापा आ जाएगा, ओल्ड एज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड किसने कहा, याद रखिएगा। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी तनाव एवं तूफान की अवस्था। तनाव एवं तूफान की अवस्था। राइट? अगर बात करें, किसने कहा है? स्टैनली हॉल नाम के एक व्यक्ति हैं। स्टैनली हॉल का डब्बा नहीं है, स्टैनली हॉल है बस। ठीक है, स्टैनली अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, स्टैनली हॉल। ठीक है, इनकी एक बुक भी है, बुक का नाम है एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस पीरियड को ही इन्होंने 12 से 18 वर्ष के पीरियड को ही तनाव एवं तूफान की अवस्था का है, क्योंकि ये बहुत सारे बदलावों का समय है ना। किशोरावस्था को ही इन्होंने किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष कहा है। हाँ, अट्रैक्शन टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्स या ऑपोजिट सेक्स, बिल्कुल शंकर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बात। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट भी इसी में आती है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना। जरा सा कुछ कह दो, उसको लग रहा है ऐसे कैसे। आप देख रहे हैं भगत सिंह भी इसी एज में बन रहे हैं, राजगुरु भी इसी एज में बन रहे हैं, तो रिवोल्ट की, विद्रोह की भावना है, बदलाव की भावना है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना। हर चीज के प्रति वो, उसको लगेगा कि मेरे को अथॉरिटी में आप कैसे बांध सकते हो। विद्रोह की, क्योंकि हार्मोनल रश है बहुत ज्यादा और एनर्जी बहुत ज्यादा है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सब तरह की। विद्रोह की भावना। कौन सा टाइम पीरियड है? एडोलेसेंस। और इसमें भी, एडोलेसेंस में भी कौन सा है? प्री एडोलेसेंस या अर्ली एडोलेसेंस। कौन सा? अर्ली एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस, पूर्व किशोरावस्था 12 से 14, और फिर 16 से 18 हो जाएगा लेटर। ठीक है जी, इतनी बात हम याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, चेंजेस तो आते ही हैं ऐसे स्टेज में, हर तरह से आएंगे, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, हार्मोनल हो, हर तरह से आएंगे। बहुत ज्यादा बहाव होता है इमोशंस का। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? वापस से आ जाओ, वही जो पढ़ रहे थे हम। ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन। चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। लिख लीजिएगा कहीं, ट्रांजिशन यानी परिवर्तन का काल। ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं इसको। ट्रांजिशन पीरियड, परिवर्तन का काल। राइट, है ना, ट्रांजिशन पीरियड, परिवर्तन का काल। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी? 12 से 16। अच्छा, धन्यवाद राखी। हाँ, लिखा हुआ है, वो देख लेना।
और कुछ और भी चीजें जो आपको बतानी है यहाँ पे। देखो एडोलसेंस में बताया था ना, हाँ 12 से 16, सॉरी 12 से 14 नहीं है, 12 से 16 है और 16 से 18 है लेटर एडोलसेंस, ये ठीक कर लेना एक बार। अब मैक्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी बुद्धि का मैक्सिमम जो विकास है वो पूरी तरह से हो चुका होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात एरिक एरिक्सन ने की है, उनकी थियरी में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैक्सिमम इंटेलेक्ट का विकास यानी उच्चतम बौद्धिक विकास इस अवस्था में हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप यानी जो नेतृत्व की भावना है कि हम नेता बनेंगे, हम आगे लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, वो जाग जाएगी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी यानी इन्हें इनस्टेबिलिटी का समय है, आज ये कल वो, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं होता, स्थिरता की कमी होती है। एडजस्टमेंट की कमी है, समायोजन की कमी है ना, आज सही लग रहा है जिस दोस्त के साथ कल लड़ाई भी कर सकता है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये मैं बता चुकी हूँ। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, जो संभावना है कि क्रिमिनल टेंडेंसी की तरफ झुकाव हो सकता है वो इसी स्टेज में है, तो इस स्टेज में कोशिश कीजिए बच्चे के दोस्त बन के उससे बातें करें, है ना। आप देखते हैं ज्यादातर जो क्रिमिनल टेंडेंसी है वो इस एज में अगर वो गलत दिशा में मुड़ जाए तो क्रिमिनल टेंडेंसी आ सकती है, ठीक है। ये देखो सारी ही स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। एडोलेसेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाइल्डहुड भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बेस ही खराब बन गया, अगर इमोशनली या किसी भी तरह से उसको ट्रॉमा हो गया, जिंदगी भर झेलना पड़ेगा फिर वो आपको, ठीक है। तो सारी ही स्टेजेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे ज्यादा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शुरू के जो 6 साल 12 साल हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, शुरू के 6 साल तो स्पेशली। चलें आगे बढ़े। अब इसमें ना 2 ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं इस स्टेज में। ईटिंग डिसऑर्डर, खाने संबंधी परेशानी, जिसको याद रहे वो रख लेना, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता, बट आजकल पेपर का पैटर्न हल्का सा चेंज है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, खाना छोड़ देगा, फास्टिंग होगी, लड़कियों में स्पेशली होता है फास्टिंग या डाइटिंग कह लीजिए, खाती नहीं है और फिर उनको लगता है क्योंकि उनका वेट जो है वो बढ़ रहा है, जबकि होता नहीं है ऐसा, तो वो क्या करती हैं अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, है ना, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। बुलीमिया, बुलीमिया में उल्टा है, यहाँ बिंज ईटिंग होती है ना, बिंज ईटिंग, और फिर उसको कई बार वॉमिटिंग भी कर दी जाती है ज्यादा खाने के बाद, ठीक है। बिंज ईटिंग, दबा के खाता है इंसान, ठीक। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब किसी की यहाँ पे कोई समस्या हो तो मुझे बताओ कमेंट करके। आपके कमेंट्स गए हैं रुक, क्योंकि 8:30 पे कमेंट रुक जाते होंगे। हाँ शिवानी क्या पूछ रहे हो बताओ। हेल्प मी, क्या हो गया, इंस्टा आईडी भी चाहिए अब आपको, है। हिमांशु सिंह ऑफिशियल है, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास लोग हैं, इसलिए मैं बताती हूँ ताकि आप गलत अकाउंट से ना जुड़ जाए, इसलिए मैं नंबर आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी फेक आईडीज हैं। पेडागोजी स्पेशल में पढ़ाया यार, ये ऐसे कैसे नहीं पढ़ाया। अभी वो आपकी ये वाला चैप्टर ही नहीं आया ना, अगर जिनका दूसरे बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा। बहुत बड़े अभिनव, करा देंगे यार। कल क्लास नहीं हुई थी तो कल होगी क्या, नहीं यार अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कोई पेपर तो आपका है नहीं, तो अगर छुट्टी हो जा रही है तो हो जा रही है, अगर बाद में जैसे पेपर होता तो मैं एक्स्ट्रा ले लेती कल, कोई दिक्कत नहीं थी। बोलो जूही, बोलो बोलो। पीडीएफ आपको पीडीएफ के सेक्शन में मिल जाएगा, क्लास नोट्स की बुक मिल जाएगी, सब कुछ है उसमें। ओके लविशा, मेरी बेटी 2 साल की है, बहुत बढ़िया। हाँ दुलार चंद भाई का नाम ले लें, अच्छा। किस चीज में विमल, क्यों लेना, कोई एडमिशन मत लो यार। बहुत बढ़िया, कल से हिंदी में लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिख देंगे रोशन, डोंट वरी यार। कल से नहीं, अब थर्सडे को मिलेंगे सीधा, इस हफ्ते एक ही क्लास हो पाई, 2 होती हैं आपकी। नहीं यार जन्म से 2 वर्ष प्री नेटल नहीं है, प्री नेटल है जब आप पेट में हैं, ठीक है। बहुत शरारती है, अच्छा चले। जुलाई में एग्जाम तो मुश्किल लग रहा है यार अभी। बिंज ईटिंग होता है लगातार खाते जाना खाते जाना खाते जाना। एनोरॉक्सिया को एनोरॉक्सिया ही कहते हैं हिंदी में। बुलीमिया को ऐसे लिखोगे बुलीमिया, है ना। अब देखो कुछ चीजें जो इंग्लिश और हिंदी में सेम होती हैं, क्योंकि ये इंडियन डिसऑर्डर नहीं है कि इनका हिंदी नाम बन जाएगा। बुलीमिया और एनोरॉक्सिया समझ पा रहे हो।
क्लियर है? इस बैच के एडमिशन क्लोज हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। चलिए फिर आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करोगे? देखो क्वेश्चन करो फटाफट, प्यारा सा क्वेश्चन है, करो फटाफट। ये चैप्टर यहीं खत्म करेंगे ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे करेंगे बात। फिर एक ही क्वेश्चन है, लिखने में छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी मत लिखो साथ के साथ, पहले देख लो और फिर लिखो बाद में। वीडियो तो दोबारा भी रहता है ना, आप तब दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बना लोगे। वैसे तो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं हैंड रिटन, सॉरी पीडीएफ मिलती है। देखिए, विच स्टेज इज नोन एज ट्रांजिशनल पीरियड, यानी परिवर्तन का काल कौन सा है, संक्रमण काल कौन सा है, ट्रांजिशनल पीरियड कौन सा है? प्री चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, लेटर चाइल्डहुड है या प्री नेटल है? तो आंसर सिंपल है इसका, द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि 12 से 18 वर्ष। ट्रांजिशनल भी है, ये लिख लीजिएगा। अगर बात बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, अगर बात हो रही है ना यहाँ पे, अगर एडोलेसेंस की बात हो रही है तो सारे नाम इसके एक जगह पे लिख डालो एक बार में ही। एडोलेसेंस, किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। हमें पता है ये क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है, संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट या ब्रिज पीरियड भी आप इसको कह सकते हो, ब्रिज पीरियड है, पुल जिसको हम कह रहे हैं, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ठीक, विद्रोह की भावना जिसको हम कह रहे हैं, ब्रिज पीरियड होगा, ट्रांजिशनल पीरियड हो गया आपका। इसके अलावा और भी मैंने आपको अभी बताए थे, एक मिनट रुको याद करो फटाफट, है ना। ये सब हो गया हमारा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म तो होता ही है। उसके अलावा थ्रेशोल्ड पीरियड इसको हम कह रहे हैं, है ना, थ्रेशोल्ड पीरियड कह रहे हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। थ्रेशोल्ड पीरियड, दहलीज, दरवाजा, चौखट, थ्रेशोल्ड पीरियड। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने कहा है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट हो ही गया था, इसके अलावा आपका ये हो जाएगा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म हो गया। हीरो वर्शिप की एज है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, हीरो वर्शिप, है ना, ये सारी चीजें इसमें हैं। क्लियर है ये बात? और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसकी बताई हैं जो समझने में आपको समस्या मेरे ख्याल में तो नहीं हुई होगी। अगर किसी को समस्या हुई है तो वो बता सकता है। इंग्लिश बिल्कुल हेल्प करेगी एग्जाम में। इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, हिंदी में हो सकता है 17 नाम हो सेम चीज के, स्पेशली इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेनली हिंदी का नहीं है, बाहर का सब्जेक्ट है। अगर जून में नोटिफिकेशन हुई तो जुलाई में एग्जाम होगा? बिल्कुल भी नहीं, 1 महीने पहले थोड़ी देंगे, कम से कम 3 महीने पहले देंगे ये लोग, समझ रहे हो। वो 2 से 6 वर्ष है अमनदीप, सेल्फ सेंटर्ड होता है ना बच्चा, अपनी बात पे रहेगा। 18 से आगे की उम्र को हम बोलते हैं क्या कहते हैं इसको, अडल्टहुड। हाँ, वोकेशनल एंजाइटी का टाइम है ये, आयुष बिल्कुल सही कह रहे हो, वोकेशनल एंजाइटी का टाइम है, लिख लेना कहीं पे कि मतलब जीवन में क्या करूंगा, करियर में क्या करूंगा, करियर एंजाइटी या वोकेशनल एंजाइटी। वोकेशनल एंजाइटी जिसका दूसरा नाम हो सकता है, देख पा रहे हो ना यहाँ तक, एंजाइटी जिसका दूसरा नाम हो सकता है, या जिसको हम कह सकते हैं अभी के फ्यूचर को लेके लैक ऑफ इंस्टेबिलिटी है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिरता की कमी, इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, गुस्सा आता रहता है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बेसिकली वोकेशनल एंजाइटी। हाँ, यूट्यूब पे भी क्लास करना है, अब रहने दीजिए, ठीक है शालिनी, अभी तो कर सकते हैं बिंदु, जो आपका 2 साल का डिप्लोमा होता है, जेबीटी डीएलएड जो भी आप कह रहे हैं। हाँ, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, आइडेंटिटी क्राइसिस। चलिए बाय, अब मिलेंगे थर्सडे, है ना, होपफुली। बाय बाय।